यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। आइए हम शुरू करते हैं 12वीं के चैप्टर फर्स्ट जो ठोस अवस्था है उसका तीसरा लेक्चर। तो अब तक हमने उसमें पढ़ लिया था कि एकक जो हमारी यूनिट सेल होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अब उसके आगे हम शुरू करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल तंत्र, जिसे बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में किसने जानकारी दी? सन 1850 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक ऑगस्ट ब्रेविस ने यह बताया कि क्रिस्टलों में केवल 7 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। इन यूनिट सेलों को ब्रेविस यूनिट सेल तथा इनके द्वारा बने जालकों को ब्रेविस जालक कहते हैं। यानी कि वैज्ञानिक जो हमारे ब्रेविस थे उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे पास क्रिस्टल तंत्र होते हैं उनमें केवल 7 प्रकार की यूनिट सेल ही पाई जाती है। यानी कि जितने भी हमारे पास क्रिस्टल तंत्र हैं उनमें 7 यूनिट सेल से अधिक नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो पहली वे यूनिट सेल कौन कौन सी होती है? पहली है घनीय। घनीय यूनिट सेल की क्या पहचान है कि घनीय यूनिट सेल में जो कोर की लंबाई होगी, कोर की लंबाई यानी कि ABC और कोर के बीच का कोण अल्फा बीटा गामा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और ABC और उन तीनों की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। ये क्या है? घनीय एकक कोष्टिका की पहचान है। ठीक है, जैसे कि आपको चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है NaCl, KCl, CaF2, ZnS, हीरा हो गया, फिटकरी, Ag, Hg, EU आदि। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। फिर दूसरी ए यूनिट सेल कौन सी है? जिसका नाम है चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष। क्या नाम है? चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रागोनल। इसकी क्या पहचान है कि इसमें A और B भुजा तो क्या होगी? बराबर होगी, लेकिन C भुजा क्या होगी? इन दोनों से AB से क्या होगी? अलग होगी। जैसे कि तुम्हें चित्र में दिखाई दे रहा होगा, A और B तो यहाँ पे बराबर हैं और C क्या है? बड़ी है AB से। ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा गामा जो इनके बीच का कोण होगा वो क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री ही होगा। इसके एग्जाम्पल है SnO2, TiO2, CaSO4, KH2PO4 आदि। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी यूनिट सेल है उसका नाम है समचतुर्भुज या विषम लंबाक्ष। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, इसकी क्या पहचान है? इसमें ABC जो कोर की लंबाई है वो क्या होगा? भुजा यानी कोई भी आपस में क्या होगी? बराबर नहीं होगी, परंतु अल्फा बीटा गामा यानी कि इनके कोरों के बीच का कोण जैसे दिखाई दे रहा है चित्र में वो क्या होगा? 90 डिग्री का ही होगा। जैसे एग्जाम्पल है BaSO4, KNO3, K2SO4, CuSO4, ये इस प्रकार के एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, फिर है अगला है एकंताक्ष। एकंताक्ष को बोलते हैं मोनोक्लिनिक। इसकी क्या पहचान है? इसमें ABC कोई सी भी आपस में भुजा क्या होगी? बराबर नहीं होगी। कोई सी भी भुजा क्या होगी? आपस में बराबर नहीं होगी, परंतु अल्फा और गामा कोण तो 90 डिग्री का होगा, लेकिन बीटा जो कोण होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा। क्या होगा? बीटा क्या होगा? 90 डिग्री का नहीं होगा। एग्जाम्पल है CaSO4, Na2SO4 इंटू 10H2O और Na2B4O7 इंटू 10H2O ETC। इसके क्या है? ये एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद 5वीं कौन सी होती है? त्रिंताक्ष। कौन सी है? त्रिंताक्ष ट्राइक्लिनिक। इसकी क्या पहचान है? ABC कोई से भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। जैसे चित्र में दिख रहा होगा ABC, ये ABC दिख रहा, ये कोई सी भी बराबर नहीं है आपस में, ना ही कोई भी कोण क्या है आपस में बराबर है, ना अल्फा बीटा के बराबर है ना गामा के बराबर है, कोई सा भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो इसके क्या एग्जाम्पल है? H3BO3, K2CR2O7 आदि। ठीक है, इसके बाद है हेक्सागोनल। क्या नाम है? षष्ठकोणीय। षष्ठकोणीय हेक्सागोनल में की क्या पहचान है? AB बराबर होगा लेकिन C इनके बराबर नहीं होगी। ठीक है, जैसे दिख रहा होगा A और B तो आपस में बराबर है, लेकिन C क्या है? इन दोनों से अलग है। ये क्या है? काफ़ी लंबी है AB से। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? अल्फा बीटा तो 90 डिग्री का होगा, ये दिखा रखा है अल्फा बीटा 90 डिग्री का है, लेकिन गामा क्या है? 120 डिग्री का है। ठीक है, एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, HGS, AG, SI, ZnO। ठीक है, इसके बाद अगली जो हमारी 7वीं यानी कि लास्ट एकक कोष्टिका है उसका नाम है त्रिशमंताक्ष या त्रिकोणीय। इसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। इसकी क्या पहचान है? अल्फा बीटा गामा कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा, परंतु ABC क्या होगे? इक्वल होगे। क्या होगे? ABC क्या होगे? इसमें बराबर होगे। क्या होगे? ABC बराबर। जैसे एग्जाम्पल CaCO3, क्वार्टज, NaNO3 को बोलते हैं डोलोमाइट, HGS को सिनेबार बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये नोट में याद रखना है तुम्हें,
नोट क्या है, 7 क्रिस्टल समूहों से, जो हमने अभी 7 यूनिट सेल्स पढ़ी है, उनसे संबंधित त्रिविम जालकों की संख्या बस 14 ही होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास 14 प्रकार के ही क्रिस्टल जालक होते हैं, जिन्हें ब्रावेज या ब्रेविस क्रिस्टल जालक कहते हैं। सभी क्रिस्टल तंत्रों में से घनीय सबसे सम्मित, जबकि त्रिंताक्ष सबसे अधिक असम्मित होती है। इसका मतलब क्या है, देखो, जो घनीय है हमारी, इसकी सारी भुजा बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा सिमेट्री पाई जाएगी। यानी कि ऐसे हम इस तरीके से काट दें तो तब भी 2 भाग हमें इक्वल मिल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारी त्रिंताक्ष है, इसमें क्या है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है और कोई भी कोण इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिक है, यानी कि असम्मित है। ठीक है, समझ में आई बात। और इसमें क्या होता है कि किस प्रकार से ये 14 क्रिस्टल जालक बनाते हैं, ये 3 प्रकार के बना देता है, जैसे कि एक SC बनाता है, एक BCC बनाता है, एक FCC, ये 3 प्रकार के बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही ना, ये 3 प्रकार के क्रिस्टल जालक बना देता है। फिर इसके बाद जो अगला है, अगला कितने बनाता है, देखें मैं बताता हूँ अभी। अगला जो हमारा चतुष्कोणीय है, ये 2 प्रकार के बनाता है। 2 कितने बनाता है, 2, एक तो बनाता है SC और एक बनाता है BCC। तो कितने हो गए, 3 2 5। फिर इसके बाद ये जो हमारा चतुष्कोणीय सम चतुर्भुज या विषम लंबाक से, ये 4 प्रकार के बनाता है। एक तो SC, एक BCC, एक FCC और एक बनाता है आधार केंद्रित। तो कितने हो गए, 4। ये 4 प्रकार की जालक बनाता है। ये देखो भाई दोबारा से, ये 3 प्रकार के जालक बनाता है। SC सरल, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित, ये 3 प्रकार के जालक बनाता है। ये केवल 2 प्रकार के जालक बनाता है, सरल और BCC यानी कि अंतः केंद्रित। ये 4 प्रकार के सरल भी बना देता है। इसके बाद यो अंतः केंद्रित भी बना देता है, फलक केंद्रित भी और आधार केंद्रित भी बना देता है। इनके बारे में मैंने तुम्हें दूसरे लेक्चर में अच्छे से बता रखा है कि SC क्या होता है, BCC क्या होता है, FCC क्या होता है और आधार केंद्रित क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है एकंताक्ष। एकंताक्ष कितने बनाता है, एकंताक्ष बनाता है केवल 2 प्रकार के। कितने बनाता है, 2 प्रकार के। एक तो बनाता है SC और एक बनाता है आधार केंद्रित। कौन सा बनाता है, आधार केंद्रित। ठीक है, ये जो अगला बचा त्रिंताक्ष, ये केवल 1 बनाता है, वो भी SC। ये हेक्सागोनल, ये भी केवल 1 बनाता है, SC। और जो हमारा लास्ट का बचा, लास्ट में कौन सा है, ये वाला, ये भी केवल कितना बनाता है, 1 ही बनाता है, वो भी कितना बनाता है, SC। तो टोटल कितने बने, 1 गिन लो, 1 2 3 2 5 और 4 9 9 और 2 11 11 और 3 14। तो 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। इन 7 यूनिट को अगर हम एका कोष्टिका को से हम जालक बनाना चाहे तो केवल 14 प्रकार के ही क्रिस्टल जालक हम बना सकते हैं। ठीक है, कितने बना सकते हैं, 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो अब हम पढ़ते हैं निविड या संवत्र संकुलित संरचनाएं। यानी कि हम अब पढ़ेंगे कि ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो किस प्रकार से लगे होते हैं, ठोसों में अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अवयवी कणों की आकृति एक जैसी नहीं होती है, अतः इनकी आकृति के अनुसार इनकी संकुलन की प्रकृति भी विविध होती है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी अवयवी कण हैं उनकी आकृति क्या होगी, एक जैसी नहीं होगी। जैसे अणु, परमाणु, आयन, इन सब की आकृति क्या होती है, जरूरी नहीं है कि सभी अवयवी कणों की आकृति एक जैसी हो। तो जब अलग अलग आकृति के अवयवी कण संकुलन करेंगे तो अलग अलग संकुलन प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, सुविधा अनुसार हम ये मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, सामान्यतः हम ये मान लेते हैं कि ये कण समान आकार के ठोस गोले हैं। हमने क्या मान लिया कि ये अवयवी कण जितने भी कण हैं वे एक ही आकार के क्या है, ठोस गोले हैं। तो अब हम पढ़ते हैं निविड़ संकुलन की डेफिनेशन क्या होती है कि गोलों का वह संकुलन, यानी कि गोलों की वह पैकिंग जिसमें गोले अधिकतम स्थान घेर सके तथा क्रिस्टल अधिकतम घनत्व वाला प्राप्त हो सके। यानी कि गोलों का वह संकुलन जिसमें गोले अधिकतम स्थान घेर सके तथा क्रिस्टल अधिकतम घनत्व प्राप्त कर सके, क्या कहलाती है, निविड़ संकुलन कहलाता है। ठीक है, अब संकुलन जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 1D में, 2D और 3D, यानी कि एक विमीय संकुलन पढ़ेंगे, द्विविमा में संकुलन पढ़ेंगे और त्रिविमा में संकुलन पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं एक विमा में निविड़ संकुलन क्या होता है। तो एक विमा में निविड़ संकुलन क्या होता है, क्लोज पैकिंग इन 1D, यानी कि 1 डायमेंशन में। तो क्या होता है, इस प्रकार
संकुलन में, इस प्रकार के जो संकुलन में, इस प्रकार के संकुलन में, इस प्रकार के और कर देना, इस प्रकार के संकुलन में गोलों को एक सीधी रेखा में एक दूसरे के साथ स्पर्श करके रखा जाता है। इस व्यवस्था में उपसय संयोजन संख्या 2 होती है। यानी कि इस व्यवस्था में क्या करते हैं भाई, वनडी में क्या करते हैं, एक गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करके क्या रखा है, एक सीधी रेखा में रखा जाता है। जैसे ये तुम्हें दिख रहा होगा, रख के दिखा दिया। इसमें क्या होता है, प्रति एक गोले की उपसय संयोजन संख्या क्या होती है, 2। जैसे मैंने ये वाले इस गोले की मुझे क्या निकालनी है, उपसय संयोजन संख्या निकालनी है। तो उपसय संयोजन संख्या मैंने तुम्हें दूसरे लेक्चर में बताई थी, क्या होती है कि इस गोले से डायरेक्ट जितने गोले क्या होंगे, जुड़े होंगे। जैसे इस गोले से एक गोला ये जुड़ रहा है, इस गोले से दूसरा गोला ये जुड़ रहा है, तो इस गोला, ये वाला गोला कितने गोलों से स्पर्श कर रहा है, 1 और 2, तो इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी होगी, 2 होगी। समझ में ना। इसी प्रकार से इसकी भी, ये वाला भी इससे जुड़ रहा है और इससे जुड़ रहा है। बात समझ में आई ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं द्विविमा में निविड़ संकुलन। किसमें पढ़ेंगे, द्विविमा में निविड़ संकुलन। इस प्रकार के संकुलन में एक सीधी पंक्ति, इस प्रकार के संकुलन में एक गोले की पंक्ति को दूसरे गोले की पंक्ति के ऊपर रखा जाता है और पंक्तियों को निम्नलिखित 2 प्रकार से रखा जाता है। कहने का मतलब है, इस प्रकार के संकुलन में हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ना, इस प्रकार की पंक्ति एक और ले लेंगे और इसी के ऊपर रखते चले जाएंगे। तो वो रखने का क्रम क्या होगा, 2 प्रकार से रखेंगे। जैसे पहला प्रकार क्या है, वर्ग निविड़ संकुलन। पहला क्या है, वर्ग निविड़ संकुलन। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के संकुलन में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि दोनों पंक्तियों के गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर हो, छेदित तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हो। छेदित तथा ऊर्ध्वाधर रूप से क्या हो, संरेखित भी हो। इस प्रकार की व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। ए प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था में प्रति एक गोला 4 गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए यह व्यवस्था, इस व्यवस्था में उपसय संयोजन संख्या 4 होती है। यदि, इसमें फिर आगे क्या लिखा है, यदि सन्निकटतम 4 गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए तो एक वर्ग प्राप्त होता है, इसलिए यह संकुलन वर्ग निविड़ संकुलन कहलाता है। जैसे तुम्हें दिख रहा होगा, हमने क्या करा, एक पंक्ति ली और दूसरी पंक्ति ली और तीसरी, और इनके गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर रखते रहे। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। तो पहली पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति किस प्रकार रखी कि बिल्कुल ठीक एक गोले के ऊपर दूसरा गोला, एक गोले के ऊपर दूसरा गोला। ठीक है, तो क्या हुआ, ये पहली पंक्ति इसे ए दिया, ये भी एक सी पंक्ति है, इसे भी बी ए दिया, ये भी एक जैसी पंक्ति है, इसे भी ए दिया। ठीक है, तो क्या बना, हमने इस 4 गोलों को ऐसे मिला दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक वर्ग प्राप्त हुआ। ये मिलाने पे क्या बना, एक वर्ग बना। तो हमने ये देखा कि एक गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी हुई, 4। तो यानी कि वर्ग निविड़ संकुलन में जो उपसय संयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसके बाद है षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के संकुलन में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि उसके गोले प्रथम पंक्ति के खाली स्थानों में आ जाए। तृतीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों से संरेखित होते हैं। इस व्यवस्था को ए बी, इस व्यवस्था को ए बी प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। इस संकुलन में प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए इस व्यवस्था में उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो अब की बार हमने क्या रखा, ये पहली पंक्ति ले ली। अब की बार हमने जो दूसरी पंक्ति रखी है वो इस प्रकार से रखी है ताकि जो गैप था, ये गैप क्या हो जाए, इससे भर जाए, इस प्रकार से रखी। ठीक है, फिर तीसरी पंक्ति भी ऐसे ही रखी ताकि ये गैप क्या हो जाए, भर जाए। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ रखने का, ये दूसरा तरीका हुआ, और ये पहले जैसा ही है, सेम टू सेम क्या है, पहले जैसा, यानी कि इसका गोला बिल्कुल इसके ऊपर, इसका गोला, यानी कि पहली और तीसरी पंक्ति के गोले क्या है, ऊपर एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए से क्या बोला, ए बोला। ठीक है, तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, ए बी ए व्यवस्था। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 गोलों को, और इन 6 गोलों को यदि मैं केंद्रों को मिला दूं तो क्या बनता है, एक षष्ठ कोण मुझे, यानी कि हेक्सागोनल मुझे प्राप्त होता है। षष्ठकोण क्या होता है, प्राप्त होता है, इसीलिए से क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद द्विविमा में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे त्रिविमा में निविड़ संकुलन। किसमें पढ़ेंगे, त्रिविमा में निविड़ संकुलन। तो क्लोज पैकिंग इन 3D। तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टलों की वास्तविक ज्यामिति त्रिविमीय होती है। जो क्रिस्टलों की जो वास्तविक ज्यामिति होती है वो क्या होती है, त्रिविमीय ही होती है। अब त्रिविमीय संरचना कैसे प्राप्त करेंगे, त्रिविमीय संरचना द्विविमीय परतों को
एक के ऊपर एक रखकर प्राप्त की जाती है। क्या करते हैं? द्विविमीय, यानी कि ऐसी ऐसी परतों को एक के ऊपर एक रखकर क्या कर दी जाती है? प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रखा है? पहला भाई, पहला क्या है? वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। यानी कि हम क्या करेंगे? वर्ग निविड़ संकुलित परतों को एक परत के ऊपर दूसरी परत रखेंगे, यानी कि कहने का मतलब है ऐसी ऐसी बहुत सारी परत ले लेंगे और इन्हें क्या करेंगे? इस परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, फिर इस तरीके से रखते हुए क्या करेंगे? एक हम क्रिस्टल जालक प्राप्त करेंगे। तो उसमें कैसे प्राप्त करेंगे? देखें तो क्या पढ़ा हमने? वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। कैसे करेंगे? वर्ग निविड़ परतों का यूज करके हम क्या बना रहे हैं? त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें एक वर्ग निविड़ संकुलित परत के ऊपर इसमें क्या करते हैं? एक वर्ग निविड़ संकुलित परत के ऊपर अन्य परतों को इस प्रकार रखा जाता है कि सभी परतों के गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर स्थित हों। इस प्रकार की व्यवस्था को ए व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त जालक को, इस प्रकार जो प्राप्त जालक होगा भाई, इस प्रकार से जो प्राप्त जालक होगा उसे क्या बोलते हैं? सरल घनीय जालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरल घनीय जालक कहा जाता है। देखो मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तुम्हें इसकी कैसे बनेगा। ये जैसे तुम्हें ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या है? एक के ऊपर एक हमने क्या रख रखी है? वर्ग निविड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक रख रखा है। ठीक है, तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ? एक सरल घनीय जालक क्या होता है? प्राप्त होता है। यानी कि इन परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने पे जो हमें इसमें यूनिट सेल मिलेगी वो कैसी मिलेगी? सरल घनीय ही मिलेगी, यानी कि सरल घनीय। तो उससे क्या बनेगा? एक सरल घनीय जालक मिलेगा। इसके बाद दूसरा क्या तरीका है? ये तो हमने वर्ग निविड़ संकुलित परतों से बना लिया। दूसरा क्या है? षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय संकुलन करना। हमने क्या करा है? पहले तो हमने वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त किया है, जिसमें हमने अभी पढ़ लिया, क्या बनाया है? सरल घनीय जालक। अब हम क्या पढ़ेंगे? षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। उसमें हम क्या करेंगे भाई? पहला क्या है पॉइंट? दूसरी परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। अब हम क्या करेंगे? दूसरी परत को प्रथम परत के ऊपर रखेंगे। किस प्रकार रखेंगे? देखो भाई, दूसरी परत के गोलों को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि दूसरी परत के गोले प्रथम परत की रिक्ति में समावेशित हो जाए। दूसरी परत के गोलों द्वारा सभी त्रिकोणीय रिक्ति नहीं ढकती है। इसका मतलब क्या है? देखो भाई, ये इस प्रकार का क्या है? एक हमने क्या ले रखी है? षष्ठ कोणीय परत ले रखी है, यानी कि हेक्सागोनल एक परत ले रखी है। इसमें दो प्रकार की रिक्ति है। एक टी जिसे मैंने नाम दिया है टी, इसका मतलब है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब चतुष्कोणीय रिक्ति है। ये ओ नाम दे रखा है, ये अष्टफलकीय रिक्ति है। ठीक है, ये फिर टी ये मतलब ऐसे चलेगी, टेट्रागोनल ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इस प्रकार की रिक्ति है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इस परत के ऊपर एक दूसरी परत रख रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि यदि हम इस परत के ऊपर दूसरी परत रखेंगे तो वो वाली परत केवल एक ही टाइम में एक ही रिक्ति को भरेगी, या तो टेट्राहेड्रल को भरेगी या क्या भरेगी? ऑक्टाहेड्रल को। तो हमने क्या भर के दिखा रखा है? पहली बार में टेट्राहेड्रल रिक्ति को भर के दिखा रखा है। देखो ये वाला जो डॉटेड गोला है ये टेट्राहेड्रल रिक्ति के ऊपर आ रहा है, यहाँ भी टेट्राहेड्रल रिक्ति के ऊपर आ रहा है, यहाँ भी टेट्राहेड्रल रिक्ति के ऊपर आ रहा है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल रिक्ति ऐसी बची हुई है, यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल रिक्ति ऐसी बची हुई है, यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल रिक्ति ऐसी बची हुई है, यहाँ भी और यहाँ भी। केवल कौन कौन सी टेट्राहेड्रल रिक्ति ही हमने क्या करी है? भरी गई है दूसरी परत के द्वारा। ठीक है, क्या भरी गई है? दूसरी परत के द्वारा केवल कौन कौन सी रिक्ति भरी गई है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब मैं लिख देता हूँ इसे चतुष्फलकीय है। कौन सी रिक्ति है? यह चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है, और ये वाली कौन सी है? अष्टफलकीय फलकीय रिक्ति। तो हमने क्या रख के दिखा दिया तुम्हें? एक षष्ठकोणीय परत के ऊपर दूसरी षष्ठकोणीय परत रख के क्या कर दी है? दिखा दी है। वो दूसरी जो परत रखी है केवल वो एक बार में एक ही रिक्ति भरेगी, या तो टेट्राहेड्रल भरेगी या क्या भरेगी? ऑक्टाहेड्रल रिक्ति भरेगी। तो हमने क्या भर के दिखाया? केवल टेट्राहेड्रल ही भर के दिखाई है। ऑक्टाहेड्रल इसमें ऐसी की ऐसी ही बची हुई है। ठीक है, तो आगे हम इसमें पढ़ रहे थे, कहाँ तक पहुंच गए थे? यहाँ तक पहुंच गए थे कि भाई कि यहाँ तक पहुंच गए थे कि गोलों द्वारा सभी रिक्ति नहीं ढकती। जब दूसरी परत का गोला प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर जाता है तो चतुष्फलकीय रिक्ति, उसे क्या बोलते हैं? तो इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया है। ये वाला क्या बोलते हैं? इसे टी से व्यक्त करते हैं। कौन सी? चतुष्फलकीय रिक्ति है। जब इसके ऊपर एक गोला ऐसे रखा जाएगा तो ये कौन सी बन जाएगी? चतुष्फलकीय रिक्ति बन जाएगी। तो क्योंकि 1 2 3 तीन गोलों के ऊपर कौन सा गोला रख दिया? एक गोला और रख दिया, तो ये क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल रिक्ति बनेगी। समझ में आई बात? तो इसके बाद जब दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति
प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर स्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल रिक्ति बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जो रिक्ति है ये वाली, ये दिख रही है तुम्हें रिक्ति, इन्हें बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। क्या बोलते हैं ना, त्रिकोणीय रिक्ति। जब दूसरी प्लेट की त्रिकोणीय रिक्ति पहली प्लेट की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर आ जाएगी तो उससे जो रिक्ति बनेगी वो बनेगी अष्टफलकीय रिक्ति। देखो अब क्या था, ये त्रिकोणीय रिक्ति थी, ये तुम्हें दिख रही है त्रिकोणीय रिक्ति। इस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर क्या आ गया, एक गोला आ गया। क्या आ गया, एक गोला। तो ये चार गोले मिलाकर क्या बनाएंगे, एक चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, ये चार गोले 1 2 3 और ये डॉटेड वाला चार गोले क्या मिला के करेंगे, एक चतुष्फलकीय रिक्ति का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जब इस डॉटेड वाली प्लेट और इस डार्क वाली लाइन वाली प्लेट की त्रिकोणीय रिक्ति, दोनों की त्रिकोणीय रिक्ति क्या हो जाएगी, आपस में ऊपर आ जाएगी तो उससे क्या बनेगा, एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई 3 गोले तो पहले वाली प्लेट के हैं और एक गोला इस के ऊपर आ गया, तो इसके बीच में जो स्थान बनेगा इन चार गोलों को मिलाकर वो कैसा होगा, चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाएगी। और उसकी आकृति कैसी होगी, इस प्रकार की आकृति होगी। ठीक है, इसमें ये लिख रखा है मैंने R/R। R तो है इन गोलों की, ये जो गोले हैं ना डॉटेड वाला और डार्क वाला, इनकी त्रिज्या, और आर छोटा आर क्या है, यहाँ पे छोटा आर है यहाँ पे कि जो रिक्ति बनेगी इसके अंदर अगर मैं एक छोटा सा परमाणु या कोई भी कण रख दूं तो उसकी त्रिज्या, यानी कि इस चतुष्फलकीय रिक्ति के अंदर उपस्थित गोले की त्रिज्या और ये जो भार है, इन चार गोलों ने जो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण किया है उसकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 0.414। इसे इस तरीके से भी दिखा देते हैं, R पॉजिटिव बटा R नेगेटिव। R पॉजिटिव का मतलब है चतुष्फलकीय रिक्ति को भरने वाले कण की त्रिज्या, और R नेगेटिव है चतुष्फलकीय का निर्माण करने वाले कणों की संख्या यानी कि गोलों की संख्या, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति भरने वाले गोले की त्रिज्या और चतुष्फलकीय का रिक्ति का निर्माण करने वाले गोलों की संख्या। तो चतुष्फलकीय का निर्माण कौन कर रही है, चार गोले, और ये चार गोले एक चतुष्फलकीय की रिक्ति का निर्माण कर रहे हैं। उसके अंदर मैं एक कण रख दूं तो उसकी जो त्रिज्या होगी और इन चारों गोलों की त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो कितना होता है, ये होता है। ठीक है, इसके बाद अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनती है भाई, अष्टफलकीय रिक्ति ऐसे बनती है, पहली प्लेट के 3 गोले और दूसरी प्लेट के 3 गोले इस प्रकार व्यवस्थित हो कि पहली प्लेट की त्रिकोणीय रिक्ति और दूसरी प्लेट की त्रिकोणीय रिक्ति क्या आ जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो उनके बीच में जो स्थान बचेगा उसे क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये R क्या है, अष्टफलकीय रिक्ति को भरने वाले गोले की त्रिज्या, और ये बड़ा R क्या है, अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण करने वाले गोले की त्रिज्या। तो ये 6 गोले क्या है, अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण कर रहे हैं तो उनकी त्रिज्या तो R होगी, और ये छोटा R क्या है, इसके अंदर अष्टफलकीय जो स्थान बचा है इसके अंदर अगर मैं एक गोला रख दूं तो उसकी जो त्रिज्या होगी उन दोनों के अनुपात को क्या बोल देंगे, क्या उन दोनों का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 0.225 क्या होगा, उन दोनों का क्या होगा, अनुपात होगा। या इसे इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, R पॉजिटिव बटा R नेगेटिव। ठीक है, या इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। ठीक, और ये अष्टफलकीय रिक्ति कैसी होगी, देखने में इस प्रकार की होगी। ठीक है, आप समझ में आई। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, 2 प्लेट तो हमने रख दी है, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये 2 प्लेट तो हमने रख दी। अब इन्हीं के ऊपर मुझे क्या रखनी है, एक तीसरी प्लेट इनके ऊपर क्या करनी है, तीसरी प्लेट रखनी है। तो तीसरी प्लेट इसके ऊपर, देखो एक प्लेट तो ये पहली वाली हुई डार्क वाली, दूसरी प्लेट हुई ये डॉटेड वाली। अब इसी प्रकार से मुझे क्या रखनी है, तीसरी प्लेट इसके ऊपर रखनी है, इसी प्रकार की हेक्सागोनल यही वाली प्लेट क्या रखनी है, तीसरी प्लेट इसके ऊपर रखनी है। अब तीसरी प्लेट रखने के 2 तरीके हैं। पहला क्या तरीका है भाई, पहला तरीका है तीसरी प्लेट रखने का, तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर रखना। अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर रख रहे हैं। पहला, इसके क्या है, 2 प्रकार हैं, 2 संभव प्रकार। यदि हम, पहला क्या है, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसे बोलते हैं HCP। यदि हम क्या करें कि तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखें कि तीसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर स्थित हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को AB व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो यानी कि भाई ये पहली प्लेट होगी, ये दूसरी प्लेट होगी, ये कौन सी होगी, ये देखो भाई, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट। हमने क्या करा, पहली प्लेट तो ये रही, इसके ऊपर दूसरी प्लेट रख दी, फिर क्या रखा, तीसरी प्लेट। तो तीसरी प्लेट को इस प्रकार रखा कि पहली और तीसरी प्लेट के गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर, जैसे यहाँ पे दिखा रखे ना, पहली और तीसरी प्लेट के गोले क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संकुलन होता है उसे बोलते हैं HCP। क्या बोलते हैं, HCP। ठीक है, इसकी ये दिखा रखा है इस तरीके से भी भाई कि ये पहली प्लेट, ये मान लो कि ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट और ये तीसरी प्लेट, तो पहली और तीसरी प्लेट जस्ट क्या है, एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है रखने का, दूसरा तरीका हो सकता है ये रखने का भाई। क्या हो सकता है, ये जरा अभी बता रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है ये रखने का प्लेट का। देखो कैसे, इस प्रकार से।
इस प्रकार से। दूसरा क्या है भाई, दूसरा तरीका है घनीय निविड़ संकुलन या फलक केंद्रित घन संकुलन। इसे बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग या सीसीपी या फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग यानी कि एफसीसी। अब इसे कैसे रखेंगे कि तीसरी प्लेट को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि तीसरी परत के गोले अष्टफलकीय रिक्ति में समावेशित हो तो घनीय निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को एबीसी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में पहली पंक्ति और चौथी परत समरूप यानी कि पहली पंक्ति और चौथी पंक्ति का जो गोले होते हैं वे ठीक एक दूसरे के ऊपर आते हैं। इस व्यवस्था में उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, 12 होती है। देखो जैसे ये रख दिया भाई, क्या करा, पहली परत ये रही, दूसरी परत ये रही और तीसरी परत ये रही। तो कहने का मतलब क्या है, पहली परत और चौथी परत के जो गोले हुए वे ठीक एक दूसरे के ऊपर होंगे, दूसरी और तीसरी परत के जो गोले होंगे वे अलग अलग होंगे। ठीक है, क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे ये आकृति दिखा रखी है, ठीक है, इसका कैसे, जैसे ये इसमें तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, समझ में आए ना। और उपसह संयोजन संख्या 12 होने का क्या मतलब है, उपसह संयोजन संख्या 12, देखो ये गोले कितनों को टच कर रहे हैं, ये वाला गोला मान लो, ये गोला कितनों को टच कर रहा है, 6 को। इसके ऊपर ये 3 रख दिए, 3 ये टच कर दिए, 6 और 3 9, और 3 गोले इसके नीचे लगेंगे तो कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, 12 गोले। तो एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है, 12 गोलों को, इसीलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, 12 होती है। इसी प्रकार इसकी भी उपसह संयोजन संख्या जो हमने एचसीपी देखी है, एचसीपी में भी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, 12 ही होती है। देखो एचसीपी में भी क्या होती है, उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, 12 ही होती है। यहाँ भी एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है, 12 गोलों को। देखो एक गोला 6 को तो ये कर रहा, 3 को ऊपर रख दो इसके, ये 3 गोले इसके ऊपर रख दो तो 3 ही हो गए, 3 गोले इसके नीचे हो गए तो कितने होंगे, टोटल 12 गोलों को क्या करता है, ये भी स्पर्श करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।